नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट तो सर धूम मचा दिया उसने, तो इस बारे में भी अपना है उसमें। 6 साल पहले आप अगर उर्दू में जाते थे उस टाइम पे आपको 30-25 लाख तक आपको 1 BHK मिल जाता था। Right. अभी आप जाएंगे उर्दू में तो 50 लाख के नीचे आपको 1 BHK नहीं मिलेगी। लाइक व्हाट इज द हाईएस्ट उल्वे क्या है मैक्स सबसे एक्सपेंसिव? आप 1 BHK लेने जाए तो वो जाएगा 90 तक। 1 BHK 90 तक जाएगा। सिडको से अगर हम ले रहे हो लॉटरी में तो मुझे सस्ते घर मिल रहा है। सिडको का रेट और बिल्डर का रेट वहाँ पे सेम है। वो गरीबों के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा सिडको के उसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में। मतलब इन शॉर्ट मैं अगर बोला तो कि किसी जैसे ज्यादा स्कैम किया हम गरीबों के लिए नहीं करेंगे। बड़े बड़े जो बिल्डर्स है आप ब्रांड से आप बोल रहे जैसे उनको अभी बता दें कि नवी मुंबई की क्या पावर है। सो नमस्कार, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका TMH प्रोडक्शन पॉडकास्ट में। आज का हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट। सोशल मीडिया पे आए दिन हम लोग हर समय एक एक वीडियो देख रहे हैं जहां पर हमारे देश के जितने भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हैं हमेशा बात करते हैं कि आपको हाई रिटर्न कहाँ मिलेगा, बहुत सारा ज्यादा रिटर्न्स कहाँ पर आएगा। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने के लिए नवी मुंबई से हमारे साथ एक्सपर्ट आए हुए हैं। अब नवी मुंबई से एक्सपर्ट्स क्यों आए हुए हैं इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स इस बारे में बात करते हैं उनका कहना सिर्फ यही है कि जहां पर आपको हाई रिटर्न मिलेगा, सबसे ज्यादा डबल रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में, वो सिर्फ है नवी मुंबई या फिर नवी मुंबई 2.0। तो इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिन्होंने 16 साल नवी मुंबई के रियल एस्टेट को दिया हुआ है। So please welcome our real estate expert धनंजय कड़म्बे सर। सर कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तो फिर कैसा लग रहा है आज थोड़ा डिस्कस गुड रियल एस्टेट? तो थोड़ा अपने बारे में बताइए सर कि आपने रियल एस्टेट जब भी शुरू किया था, लाइक 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो नवी मुंबई से या फिर कहाँ से शुरू किया था, कैसे आप शुरू करते हैं? मैंने स्टार्टिंग जो किया था वो कोपरखेने घनसोली वाशी जो स्टार्ट हुआ था जब उस टाइम पे तभी से मैंने स्टार्ट किया था। तो वो जैसे जैसे अभी डेवलप हो रहा है तो वैसे अभी कोपरखेना घनसोली डेवलप हो गया। अभी उसी तरह हम लोग अभी उल्वे में आ चुके हैं और अभी उसके साथ ही उल्वे में करते करते अभी हम लोग आगे पुष्पक नोड है, दापोली है, करंज। तो अभी करंट आपका बेस है उल्वे? यस यस। तो अभी आप मतलब कोपरखेने घनसोली नवी मुंबई सब कर रहे हो या फिर नहीं हो गया अभी ये कैसा ये डेवलप हो गया सर। अभी अच्छा। वो करते करते अभी हम लोग अभी उल्वे में आ चुके हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे उल्वे आ गए तभी आप जाएंगे पुष्पक नगर। हाँ यस। और फिर आप जाएंगे नवी मुंबई 2.0 नैना वगैरह। नैना यस यस। मतलब वही है ना? पेन है वहाँ अच्छा, पे पेन। यस यस। इतना मतलब पेन तक जाने वाला पेन Okay. है, अलीबाग है, रोहा है, ये सब 2.0 में ही आता है। अरे ये वाह। काफी अच्छा डेवलप होने वाला है इन Okay. फ्यूचर में। बल्कि इसके ऊपर ज्यादा करके अपने जो फडणवीस साहब है उनका ज्यादा ध्यान है उसके ऊपर, वो अच्छा डेवलप करने वाले हैं। नैना को लेके काफी अच्छा अभी से ही वो फिलहाल स्टार्टिंग से ही 5 साल से उनका पूरा प्रोजेक्ट वो चल रहा है और अभी काफी अच्छा ग्रोथ होने वाला है उस साइड में। अच्छा, तो नवी मुंबई 2.0 मतलब पनवेल से रोहा में पकड़ रहा तो नियर Yes. अबाउट 30 किलोमीटर होगा, Yes. 30-35 Yes, किलोमीटर। yes, yes, yes. तो जो नवी मुंबई 2.0 बोला तो वो पूरा एरिया पूरा एरिया मतलब एड ऑफ करनाला के आगे। यस Like पूरा उससे भी पूरा areas में है। एक्विजिशन का काम सब वहाँ पे चल रहा है। अच्छा। वो काफी अच्छा डेवलप होगा आगे। अभी फिलहाल जो चल रहा है वो अपना उल्वे है, उल्वे है, पुष्पक है और दापोली करके है जो अपना पूरा एयरपोर्ट के बगल में जो है एरिया वो अच्छा डेवलप हो रहा है। पुष्पक नगर के बारे में आपका क्या रिव्यू या ख्याल है वहाँ पे? यस पुष्पक यानी आप पुष्पक नोड आप देखेंगे ना तो यानी आप मान लीजिए कि पहले जो उल्वे 4 साल पहले था वैसे अभी पुष्पक है। अच्छा। यस। तो अभी जैसा उल्वे डेवलप हो रहा है, उल्वे के रेट्स भी काफी अभी जो हाई हो चुके हैं क्योंकि कनेक्टिविटी आ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है वहाँ का और काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आके बल्कि अभी रेलवे भी ट्रेन भी चालू हो चुकी है, जो रिलायंस भी वहाँ पे अभी आ चुके हैं वहाँ पे। थोड़ा हमारे व्यूवर्स को आप बताएंगे कि जो पुष्पक नगर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। तो मैं थोड़ा कहते हैं अटल सेतु से या फिर उल्वे से किस डायरेक्शन पे आता है, मतलब पुष्पक नगर एग्जैक्टली लोकेट कहाँ करता है? ओके। क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको पुष्पक नगर के बारे में नहीं पता, या फिर पुष्पक नगर ये जो पुष्पक नगर 1 पुष्पक नगर 2 ऐसे 2 फेजेस में बन रहा है जहां तक मुझे नॉलेज है इस बारे में। तो थोड़ा आप लोकेशन के बारे में, अटल सेतु से वो कहाँ पर हाँ, है, मुंबई कनेक्टिविटी? मैं अभी आपको बताता हूँ कि पुष्पक जो है, पुष्पक यानी वो उल्वे से लेके 6 किलोमीटर से है और जहाँ से अटल सेतु उतरता है बस उसके बगल में ही अब अच्छा डेवलप हो रहा है। ओके। पुष्पक नोड भी काफी अच्छा डेवलप किया है, वहाँ पे भी 5 स्टार होटल्स के प्लॉट्स है, रिजर्व रखे हुए हैं। वहाँ पे भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के काफी बड़े बड़े प्लॉट्स रिजर्व रखे हैं।
और आप देखेंगे कि पुष्पक और उल्वे में डिफरेंस आप देखेंगे तो उल्वे में काफी छोटे प्लॉट्स दिए हैं, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, लेकिन पुष्पक में वही प्लॉट्स है 2400 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, ऐसे बड़े बड़े प्लॉट्स वहाँ पे दिए हुए हैं। तो सारे बड़े बड़े कमर्शियल जो बिल्डिंग्स आ रही है वो काफी पुष्पक में ही आ रही है। अच्छा, तो मतलब अभी अंडर, मैंने देखा है पुष्पक में जब विजिट करता हूँ, उस रोड से कभी ट्रैवल करता हूँ, देख रहा हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है। पिछले 2 साल में मैंने पूरे फ्लैट जमीन को बिल्डिंग्स में कन्वर्ट होते हुए देखा है उस चीज को। तो पुष्पक थोड़ा सा मुझे विजुअलाइज होता है कि अभी कमिंग टाइम में, फिर आने वाले समय में पुष्पक काफी ज्यादा ग्रोथ या फिर डेवलप या रिटर्न्स भी देने वाला है वहाँ पे, मुझे लग रहा है। यस, मोर देन 50% एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से, मतलब आराम से 50 का हाँ। 75-80 लाख रुपए ऐसा कुछ, अगर 50 ज्यादा तो ऐसा। उल्वे का जो आप देखेंगे ना, अभी उल्वे का आप फ्लो देखेंगे कि 5 से 6 साल पहले आप अगर उल्वे में जाते थे, उस टाइम पे आपको 30-25 लाख तक आपको 1 BHK मिल जाता। राइट। अभी आप जाएंगे उल्वे में तो 50 लाख के नीचे आपको 1 BHK नहीं मिलेगा। करेक्ट। यही सिचुएशन अभी यहाँ की है, इन फ्यूचर वही पुष्पक की होने वाली है। अच्छा, तो इसके लिए मैं वही लोगों को बोलता कि जो जिनका बजट अभी उल्वे में नहीं हो रहा है, उन्होंने पुष्पक में बुकिंग कर दो, तो आपका ग्रोथ भी होगा वहाँ पे और आपका इन्वेस्टमेंट भी काफी 100% वहाँ पे आपका ग्रो करेगा। अच्छा, तो उल्वे के बारे में आप थोड़ा सा हमें मतलब अपने व्यूअर्स को बताइए कि कंसेप्ट बन चुका है जो ओल्डन नवी मुंबई के, जैसे वाशी जानपड़े सब के जो रेसिडेंट्स जो भी रहते हैं, तो उल्वे में आने से पहले उनके दिमाग में ऐसा चलता है कि जब उल्वे बन रहा था, लाइक 2000 में बात करूँ 2013 या 2012 के आसपास, तब बोलते थे कि लाइक नहीं एयरपोर्ट के नाम पे बेच रहा है, एयरपोर्ट के नाम पे, बट मुझे तो लग रहा है कि अभी एयरपोर्ट ऑलमोस्ट हो गया। तो तब का जो माइंडसेट अभी भी लोग लेके चलते हैं कि उल्वे सिर्फ एक एयरपोर्ट के नाम पे बेचने वाली सिटी है। तो आप एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप उल्वे को ये करते हैं सेल या फिर प्रमोट करते हैं? जो मैं आपको बताता हूँ, उल्वे ये नोड है ना, ये 2009-2010 से ग्रो हुआ है कि उल्वे एक डेवलप हो रहा है, उसके बगल में एक एयरपोर्ट आने वाला है, वहां से एक समुद्र के ऊपर से एक ब्रिज आएगा जो मुंबई को कनेक्ट करेगा। ये सब काफी उस टाइम पे लगभग होगा नहीं होगा। आप उस टाइम पे अगर उल्वे में आते थे तो आप पूरे वहाँ पे प्लॉट्स कुछ डेवलप नहीं थे, कुछ भी डेवलप नहीं था, आप वहाँ पे बुकिंग भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे वहाँ पे ट्रेन चालू हो गई, रेलवे लोकल चालू हो गई अपनी, उसके बाद उसका वैल्यू बढ़ने लग गया और अभी इतने हाई पीक पे हो गया कि अभी वहाँ पे आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो 50 लाख के नीचे आपको 1 BHK कहाँ पर भी मिलेगा नहीं। सेम वैसे ही मैं बोल रहा था आपको, पुष्पक का भी वैसे ही होने वाला है। अच्छा, हाँ, तो अगर हम मान लीजिए अभी उल्वे में अगर आपको प्रॉपर्टी अगर लेना है तो आपको 40 लाख यानी मिनिमम जो है 40 लाख से लेके 45 लाख तक आपको 1 BHK आ जाएगा। तो एक G+4, यस, तो G+4 में 40 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 45 लाख से 40 G+4 में। बट देन इसमें एक कंसेप्ट होता है ना सर कि G+4 सिर्फ कुछ एक 12.5% या 12.5% ऐसा कुछ कंसेप्ट है। सिडको टाटा जी ऐसे 2 कंसेप्ट मैंने सुना है जहाँ तक है। मैं वो उसका आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो सिडको जो 3 लैंड देते हैं ना, वो रहता है अपना टेंडर प्लॉट रहता है, सेकंड रहता है 12.5% और थर्ड रहता है 22.5%। और 22.5% भी है? हाँ, यस। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं सुन रहा हूँ 22.5%। मतलब मैंने 2 चीज सुना, टेंडर प्लॉट है 12.5%। सेम वैसी है, जो 12.5% था वैसे ही 22.5% का है। लेकिन 12.5% यानी क्या है कि जो सिडको ने जो लैंड एक्वायर किए है उसके ऊपर देते हैं, लेकिन 22.5% जो एयरपोर्ट में लैंड गई है। अच्छा, हाँ, तो एयरपोर्ट में जो लैंड गई है उसके ऊपर 22.5% देते हैं। तो 22.5% के लिए उन्होंने सेक्टर 24 और 25 सिलेक्ट किया हुआ है, यानी उनका पुनर्वसन किया है। हाँ, मतलब लोअर उल्वे से, हाँ, यस, उल्वे का जो एंड पार्ट है 24-25 सेक्टर, जहाँ तक मुझे पता है कि लाइक जब आप उल्वे क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहे हो तो हाईवे से जो राइट हैंड साइड में रहेगा सपोज, वो एरिया है 24-25। ओके, तो मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज क्लियर करता हूँ, लाइक जहाँ पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेटअप हुआ था तो वहाँ पर एक विलेज या फिर पहले से एक गांव था, तो वहाँ के लोगों को जो हम लोगों ने जैसे गवर्नमेंट ने उन लोगों को रीडेवलपमेंट या फिर वहाँ से स्थानांतर किया हुआ था, वहां से स्थानांतर किया हुआ था कि उस जगह के बदले उनको दूसरी जगह दी गई थी और उस दूसरी जगह से वो लोग अपनी जगह से दूसरी जगह पर उनको मूव किया गया था। तो वहां पर उन्हें जो है, जैसे नॉर्मली जनरली जो एक गवर्नमेंट का क्लॉज है जहां पर लैंड एक्विजिशन के समय 12.5% दिया जाता है, बट एयरपोर्ट जो ये पूरा प्रकल्प जिसको हम कह सकते हैं कि जहां पर एयरपोर्ट हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो पूरा सेक्टर, वो पूरे जहाँ पे कम से कम मुझे लग रहा नहीं कुछ तो भी 20-22 गांव थे। हाँ, यस, उससे ज्यादा पूरा लैंड था वो कुछ 5-5.5 हजार एकड़ का है। हाँ, तो उतने पूरे लैंड में जितने भी गांव थे सबको वहां से स्थानांतर किया गया और नजदीक में ही नहीं, कई लोगों को दूर भी जगह दिया गया, जैसे कल्याण डोंबिवली के साइड में भी बहुत लोगों को शिफ्ट किया गया पूरा गाँव उठाकर।
तो मुझे लग रहा है सिर्फ नवी मुंबई एयरपोर्ट के प्रकल्प के लिए 22.5 तक का इंट्रोड्यूस हुआ है। यस राइट, हाँ, डबल लाइक 12.5 के हिसाब से कि 22.5 तक का इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये कंसेप्ट है, जब भी आप नवी मुंबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हो तो टेंडर प्लॉट्स आर मोर सेफर। सबसे सेफेस्ट टेंडर प्लॉट है क्योंकि वो सिडको से क्लियर ही होके आता है। फिर सिडको देती है 12.5%, जो कि वहाँ के लोकल्स जिनकी लैंड पे वो बिल्डिंग्स टेंडर प्लॉट जा रहे हैं, तो उनको एक स्पेशल लैंड अलॉट किया जाता है जहाँ पर 12.5% से उसको 12.5% बोलते हैं, जिसमें 12.5% लैंड ओनर का होता है फीस, राइट? यस, तो वैसा ही होता है। और सेम विद 22.5 तक का, क्योंकि जिनकी लैंड एयरपोर्ट में थी उनको 22.5 तक का सेक्टर 24-25 के सेक्टर के साइड में लोअर उल्वे में मिला हुआ है। तो हम बैक टू द टॉपिक सर। तो अभी के टाइम पे, तो जैसे आपने बोला कि उल्वे 40, मतलब मैंने जहाँ तक देखा था 6-8 साल पहले वही उल्वे जो 40 अगर 25-20-30 में था, अभी तो 40-45 में आ गया। तो करंट अभी लाइक व्हाट इज द हाईएस्ट उल्वे क्या है, मैक्स सबसे एक्सपेंसिव? अभी उल्वे में कैसे कि अगर हम लोग 1 BHK लेना चाहे तो उल्वे में 50 to 60 लाख तक 1 BHK है। प्रीमियम फ्लैट। यस यस, प्रीमियम। और वही अगर आप 2 BHK देखना चाहे तो 2 BHK अराउंड जाएगा आपको 80 से 85 लाख प्लस 7 स्टोरी में। अगर वही अगर आप टॉवर्स में देखते हैं, टॉवर्स यानी वहाँ पे कैसे कि वहाँ पे एयरपोर्ट की वजह से हाइट लिमिट है। तो हाइट लिमिट यानी 56 मीटर्स के ऊपर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो वहाँ पे G+15 या G+13 स्टोरी बिल्डिंग आ जाती है। तो वहाँ पे आप 1 BHK लेने जाए तो वो जाएगा 90 तक। 1 BHK 90 तक जाएगा। सो गाइस, लाइक आप लोग देख रहे हैं उल्वे, जहाँ पर मैं देख रहा था जहाँ पे 40-45 लाख में पहले था टावर में, आई थिंक लाइक 6-8 साल पहले 40 लाख में टावर में भी 1 BHK मिल रहा था 45। तो आज लाइक मोर देन डबल 90-95 लाख रुपीस में 1 BHK आपको उल्वे में प्रीमियम बिल्डिंग जो टावर्स है G+15 G+11-12 का भी सेम होगा आई फील। तो this is the return what property is giving in just 1 week, like 6 to 7 years। 6 से 7 साल में रियल एस्टेट से आपको ये डबल, मोर देन डबल, मतलब 40 लाख का 80 लाख हो सकता है एक 6 से 7 साल में, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो तो फिर सर अभी जैसा आज उल्वे है तो अभी भी बहुत प्लॉट्स या फिर प्रॉपर्टीज अवेलेबल है उल्वे में, या फिर कि अभी अबाउट टू क्लोजर चल रहा है, रीसेल चालू हो गया है? नहीं, अभी अबाउट टू क्लोजर है। अगले 1 साल में तो अभी प्लॉट्स ही अवेलेबल है नहीं है अभी उल्वे में। अच्छा। अभी काफी बिल्डर्स भी हैं, वो अभी पुष्पक, द्रोणागिरी वो साइड में अभी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। अभी उल्वे में बस यही है कि बस रीसेल प्रॉपर्टीज की अभी वैल्यू थोड़ा सा कम है वहाँ पे, क्योंकि न्यू प्रॉपर्टी अगर डेवलप हो रही है तो कोई भी सोचेगा कि मैं न्यू ही प्रॉपर्टी ले लूँ, किसी की यूज की हुई है पुरानी प्रॉपर्टी की हुई। अगर मुझे रेट में, अगर सेम रेट में दे रहा है, मुझे अगर 60 लाख में 1 BHK मिल रहा है वो भी रीसेल में, और वही प्रॉपर्टी मुझे बिल्डर के पास भी अगर मिल रही है तो मैं प्रेफर करूंगा मैं बिल्डर की ले लूँ। तो इसके लिए वहाँ पे रीसेल का थोड़ा सा ये है, जैसे कि मैं जान रहा हूँ कि 6-7 साल पहले जैसे कोपरखेना घनसोली में था, वही था रेशो था कि रीसेल प्रॉपर्टीज को वैल्यू नहीं थी। लेकिन वहाँ पे जब अभी डेवलपमेंट हो गई, सारे प्लॉट्स खत्म हो चुके हैं, तो अभी वहाँ पे रीसेल की प्रॉपर्टीज के प्राइस हायर हो गए। वैसे ही उल्वे का है, उल्वे में भी 1-2 साल में आपको रीसेल प्रॉपर्टीज की ही रेट काफी अच्छा है। ओके। तो उल्वे सेक्टर 8 या सेक्टर 9 में मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया कि सिडको का जो टेंडर एक ये आता है, लाइक लॉटरी हाउसिंग, सिडको या फिर मुझे लगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो सब है। तो पर मैंने कंपेयर किया कि उसके जो रेट्स होते हैं वो नॉर्मल मार्केट रेट पे ही है, तो मतलब ऐसा कोई सब्सिडी वगैरह, इसमें आपका क्या ख्याल है सर? उसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सिडको यहाँ पर ना, सिडको का रेट और बिल्डर का रेट यहाँ पे सेम है। तो ये थोड़ा सा अभी चल रहा है, उसके लिए भी बहुत सारे मन से ये सब उसके लिए ये कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं अगर बोला तो कि दिस इज जस्ट स्कैम कि हम गरीबों के लिए वो बस टाइटल दिया है सिडको ने, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी आप अगर पर स्क्वायर फीट का रेट देखेंगे तो बिल्डर्स का जो पर स्क्वायर फीट का रेट है और सिडको का वो सेम ही जा रहा है। अच्छा। तो वो गरीबों के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा सिडको के उसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में रेट कम होने चाहिए। और G+15 स्टोरी के वो के सारे टॉवर्स है वहाँ पे। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा सब देखा हमने, बट जब प्रमोट कर रहे थे वो, जैसे सिडको जब अपनी लॉटरी प्रॉपर्टीज को जब प्रमोट करते हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए ये सब हो रहा है, फिर लोअर बैकग्राउंड क्लास के लिए हो रहा है। लेकिन जो उसके रेट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप उल्वे में भी 40-45 लाख का 1 BHK सिडको लॉटरी में आ रहा है, 42 लाख 43 लाख में देख रहा हूँ। तो G+4 स्टोरी G+7 स्टोरी में भी सेम रेट अप्रोक्सीमेटली वही चल रहा है, वही रेट चल रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि थोड़ा हाउसिंग सोसाइटी और थोड़ा बड़ा एरिया वगैरह तो ये एडिशनल यहाँ पे मिल जाता है। बट देन ये कंसेप्ट थोड़ा मेरे लिए बताइए, गवर्नमेंट को और सिडको को डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो भी लॉटरी सिस्टम में निकल रहा है, कम पहले ठीक था, आज से 1-2 साल पहले अगर हम देखें तो अच्छा खासा
ये था। पर आज का जो नया लॉटरी अभी 2020-25 में जो लॉटरी लॉन्च हुई है उसके अंदर रेट्स काफी है, लोकल पॉलिटिशियंस इसका विरोध भी कर रहे हैं, एंड हम लोग होप करते हैं कि ये जो सिडको रेट्स है इस पे कुछ करे तो सही, हम जैसे थोड़े सामान्य लोग भी घर ले ले वहाँ पर, ऐसा होगा। तो डेफिनेटली थैंक यू सर, ये आपने थोड़ा कंसेप्ट क्लियर किया इसके बारे में, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूवर्स थे जिनका ये मानना था कि सिडको से अगर हम ले रहे हो लॉटरी में तो मुझे सस्ते घर मिल रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली कोई इंक्वायरी करने नहीं जाता उस चीज़ को लेकर वहाँ पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। और एक और चीज़ मुझे एक कंसेप्ट था कि जैसे हम वाशी टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, हाईवेज पर जाते हैं तो लेफ्ट राइट सब जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग होती है, लाइक 1 लाख में जमीन, 2 लाख में जमीन, टाइटल क्लियर जमीन, जस्ट डिपॉजिट 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। मतलब ये कंसेप्ट क्या है सर? बहुत सारा है जमीन, मतलब वाशी से लेके मुझे लगा, मैंने दोनागिरी अलीबाग हाईवे भी देखा, जमीन ले लो, जमीन जमीन, सब जगह जमीन ही लिखी है। उस जमीन का क्या लॉजिक है? वो सब आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा स्कैम है वो। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो थोड़ी से 2 से 3 कंपनी आप देखेंगे तो वो Genuine टाइटल क्लियर, हाँ जेन्युइन है, टाइटल क्लियर प्रॉपर्टीज दे रही है। लेकिन आप देखेंगे तो वो सबसे बड़ा स्कैम है। उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई 4 लाख 5 लाख में मुझे लैंड मिल रही है, क्योंकि लैंड की वैल्यू तो काफी ज्यादा अच्छी है और उसके डेवलपमेंट भी इन फ्यूचर अच्छा होता है, तो लोग वही सोचते हैं कि मुझे लैंड मिल जाए। लेकिन वो सबसे बड़ा स्कैम है। तो बस लोगों को उसमें बुकिंग करते वक्त अपने एडवोकेट को एडवाइस करनी चाहिए, और सिलेक्टेड 2 से 3 कंपनियां हैं, उस पर आप लैंड ले तो सकते हैं। बेसिकली हमें उस लैंड को लेने से पहले कुछ बहुत बेसिक चीज होगी ना, कोई चीज जिसको हम पहले चेक कर ले और फिर हम जाके इन्वेस्ट करें, ऐसा क्या हो सकता है आपके हिसाब से? उसमें अभी न्यू अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का अभी एक नया रूल है कि उसमें आपका 7 बार आपके नाम पे नहीं होता है। अच्छा। अगर 1 गुंठा या 2 गुंठा प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं तो वो आपके नाम पे नहीं होता है। Okay. वो आपको Group बल्क में ग्रुप में अगर चाहिए तो आपके नाम पे हो सकता है। तो वो आपके एडवोकेट को आप ये कर लीजिए, Consult कर सकते हैं। कंसल्ट करके आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें वो जो भी वो लोग बोलते हैं कि जमीन हमारे नाम पे है, तो मिनिमम कितना लेंगे तो हमारे नाम पे होगा 7 बार उसका? वो मिनिमम मेरे ख्याल से वो 25 या 30 गुंठा होना चाहिए। अच्छा। यानी हाफ एकड़ या हाफ एकड़ मिनिमम होना चाहिए, तब वो मेरे नाम तभी पे आ आपके जाएगा। नाम पे हो सकता है। Okay. और इसका जमीन नाम पे लेने के लिए भी लाइक मेरे आई शुड बी अ फार्म, वो फार्म लैंड होती है लाइक? हाँ, यस। वो अलग होता है, रेसिडेंट लेने के लिए कोई भी ले हाँ, सकता है? वो अलग है। वो अलग लैंड हो, जो आप बोल रहे हो, जो हाँ। टॉपिक बोल रहे हैं आप कि आदिवासी जो लैंड होनी चाहिए, हाँ, उसके लिए आपका भी कोई खेत आपका हाँ, 7 मेरे बार नाम पे आपके भी नाम 7 पे- मेरे 7 फैमिली बार- मेंबर्स के नाम पे 7 बार 7 आना बार चाहिए, चाहिए। कहीं भी ऑल ओवर हाँ। इंडिया कहीं भी रहेगा उसका, तो भी हो Yes, जाएगा। वो है, वो नॉर्मल है। कोई लेकिन ये बात लैंड कोई भी ले सकता है, लेकिन इसमें जेन्युइन होने चाहिए लोग, क्योंकि बहुत सारे इसमें आप सोचेंगे 10 से 15 कंपनियां सारी फ्रॉड है, लेकिन 1 से 2 कंपनी जो मैं जानता हूँ वो काफी अच्छे और जेन्युइन प्लॉट्स दे रहे हैं। Fine. तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है, जहाँ पे कि आप जब भी किसी लैंड में या फिर एडवर्टाइजमेंट देखकर लैंड लेने जा रहे हैं तो ब्लाइंडली कोई भी लैंड मत खरीदिए। सबसे पहले लीगल कंसल्टेंट बहुत जरूरी है, मतलब 1500 रुपया या 2000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, विच इज लाइक कि 3-4 लाख बचाने के लिए अगर 1000-2000 इन्वेस्ट करना ही पड़ जाए, किसी एडवोकेट को देना ही पड़ जाए, तो भी कोई गुनाह नहीं है, फिर कोई गलत नहीं है। तो अपने 1500 बचाने के लिए 5-6 लाख रुपया गंवाइए मत। कुछ भी लैंड या प्रॉपर्टी कहीं भी लेने से पहले एडवोकेट से फिर अपने लीगल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट कीजिए, और सेकंड थर्ड ऑप्शंस भी चूज कीजिए, 3-4 लोगों से पूछ लीजिए आसपास, ऐसे ही ब्लाइंडली किसी भी चीज को मत खरीदिए। सो थैंक यू सो मच सर, आप ये जो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर किया, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था, मतलब मैं भी सोच रहा था कि बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि दिखने में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था वो इस चीज को लेके। तो अभी इसे मैंने उसमें भी पढ़ा था कि द्रोणागिरी के बारे में क्या ख्याल है सर आपका? द्रोणागिरी भी रेलवे कनेक्टिविटी तो उड़न तक हो गई है, डेफिनेटली द्रोणागिरी एक स्टेशन भी है, क्योंकि मैंने द्रोणागिरी को देखा है, लाइक 1 साल 2 साल रहा जब मैं द्रोणागिरी गया था, वहां पे कंप्लीट फ्लैट कुछ नहीं था। अब वो मैंने उसको एक्चुअली देखा, मतलब पूरा बंजर से तो वहीं पे रह, जब कुछ नहीं था, जब ट्रेन भी थी, तब मैं द्रोणागिरी रह रहा 1 साल भर के, लाइक आई वाज वर्किंग देयर, तो ऐसा कुछ था। तो बहुत ड्रास्टिकली द्रोणागिरी जो है ना चेंज हो गया है। आज द्रोणागिरी मतलब एक अडेप्टेड या फिर रेडी सिटी हो गई है, वहाँ पे काफी क्राउड भी आ चुका है, और बड़े बड़े बिल्डर्स भी द्रोणागिरी में जा चुके हैं। अभी जो नवी मुंबई के प्रीमियम बिल्डर्स थे वो भी द्रोणागिरी में गए। उसमें आपका क्या ख्याल है, मतलब कमिंग टाइम के लिए? कमिंग टाइम में द्रोणागिरी काफी अच्छा डेवलप होगा। द्रोणागिरी के नजदीक ही उड़न है, उड़न बीच है आगे, तो द्रोणागिरी काफी अच्छा डेवलप होगा। और वहाँ पे आप देखेंगे तो उल्वे से कम रेट में आपको प्रॉपर्टी वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, आज भी? यस, आज भी वहाँ पे 7 स्टोरी बिल्डिंग्स में आपको 40-35 लाख में आपको 1 BHK यस फ्लैट मिल जाएगा। यानी जिनका, मैं तो बोलूंगा जिनका बजट उल्वे में नहीं हो रहा है, उन्होंने द्रोणागिरी फ्लैट लेना चाहिए। जैसे आप बोल रहे कि G+7 है 4 में 40-45 लाख में 1 BHK प्रीमियम, मतलब फ्लैट अच्छे से मिल जाता है उसमें। ओके, तो द्रोणागिरी कनेक्टिविटी से ऐसा मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला उड़न बीच वगैरह पास में है, या फिर
वहाँ पे फोर्ट वगैरह भी आसपास है, द्रोणागिरी फोर्ट पास में ट्रैक, मतलब नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कनेक्टेड है। ओके, तो कमिंग टाइम में जो कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए या फिर ट्रैवल के हिसाब से देखा तो द्रोणागिरी भी इज अ गुड पॉइंट टू इन्वेस्ट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट, लाइक सेम लाइक उल्वे या फिर पुष्पक या फिर जैसा भी है वो। अभी हम बात करते हैं कि नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट के बारे में क्या कहना आपका, जो भी आजकल मुझे लग रहा है नवी मुंबई तो बहुत पहले बन चुकी थी, लाइक 90s 2005 तक बन रहा था, अब तो 20 साल हो गया ऑलमोस्ट, तो काफी बड़े बड़े प्लेयर्स रियल एस्टेट के, लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गोदरेज जैसे बड़े ब्रांड नवी मुंबई में आएंगे, ईवी ग्रुप्स आ जाएगा, प्रोग्रेसिव, सब लोग नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट को सिर्फ धूम मचा दिया उसमें। तो इस बारे में क्या ख्याल है उसमें? वही है कि अभी नवी मुंबई में जो रीडेवलपमेंट जा रहा है ना, वो काफी अच्छा रीडेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। उसमें कैसा है कि अभी लैंड खत्म हो गई यहाँ पे, तो पुरानी मान लीजिए आपने जैसे कहा कि 2090s में, हाँ, तो वहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो अभी रीडेवलपमेंट के लिए काफी बड़ी बड़ी कंपनियां अभी उल्वे, काफी बड़े बड़े ब्रांड्स रीडेवलपमेंट के लिए नवी मुंबई में एंटर कर रहे हैं। यस, तो सर नवी मुंबई, जैसे मेन नवी मुंबई के बारे में बात करूँ तो वाशी सांगपाड़ा को ऊपर करने में रीडेवलपमेंट काफी ज्यादा कर, और बड़े बड़े ब्रांड कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड को, तो इतने बड़े ब्रांड्स को हम लोगों ने, मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नवी मुंबई में ऐसी एंट्रीज होगी। तो भी आपको उस बारे में आप क्या सोचते हैं कि लाइक आने वाले फ्यूचर में या फिर अभी यही ब्रांड्स उल्वे या फिर 2.0 नवी मुंबई वगैरह में एंट्री कर सकते हैं? आपका इसमें एडवाइस? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो सिडको ने जो नवी मुंबई यानी वाशी, कोकरखेना, घनसोली आप देखेंगे, ये जो डेवलप किया ना, उस टाइम पे सिडको नहीं डेवलप किया। यहाँ पे नए ब्रांड्स कोई भी नहीं आ रहे थे यहाँ पे। हाँ, मतलब 30 साल पहले, शायद 20-25 साल हो गए इसको डेवलप हो गया। यहाँ पे कोई भी नए बिल्डर्स नहीं आ रहे थे डेवलप करने के लिए। यहाँ पे मोस्टली आप प्रोजेक्ट देखेंगे सिडको नहीं डेवलप किया है, सिडको ही बनाती थी और सिडको ही बेचती थी। अच्छा। उसके बाद अभी बड़े बड़े जो बिल्डर्स है या ब्रांड्स है आप बोल रहे जैसे, उनको अभी पता चला कि नवी मुंबई की क्या पावर है। तो अभी जो रीडेवलप के लिए आ रहे, तो आप मान लीजिए गोदरेज रहा या फिर ईवी ग्रुप्स है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिल्डर्स सब आ रहे हैं। तो वैसे ही सेम आप 2.0 में देख रहे हैं, हाँ, फ्यूचर में देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये नए ब्रांड्स ही आएंगे। मतलब अभी से 20 साल बाद? यस, फिलहाल अभी तो कोई, अभी तो कुछ नहीं, रीडेवलप के लिए ये लोग आ जाएंगे, रेडी होने के बाद कि वो एक चमक है। हाँ, मतलब सिर्फ ऐसा होता है कि रेडीमेड सिटी को पॉलिश करने के लिए ब्रांड्स एंट्री करते हैं, एंड देन बट उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है उस चीज को लेकर। कोई भी बिल्डर अगर बिल्डिंग बनाता है तो वो फ्यूचर डेवलपमेंट ये नहीं ज्यादा देखता है, उसका प्रॉफिट देखता है फिर आता है। हाँ, मैंने देखा है, लाइक जो प्रॉपर्टी सेम लैंड पे, सेम जगह पे जो प्रॉपर्टी मैंने 80-90 लाख या 1 करोड़ की देखी है, सेम रीडेवलपमेंट करके वो ब्रांड जो है उसको 2 करोड़ 3 करोड़ में सेल कर रहे हैं। राइट, मतलब मेकिंग कॉस्ट तो इतनी है बट प्रॉफिट इज लाइक मोर देन 100%। ये होता है। सो थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा लगा आपके साथ हमें आज ये पॉडकास्ट करते हुए, और थैंक यू सो मच। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम एक बार और लाइक इस पूरे पॉडकास्ट का 2.0 या फिर पार्ट 2 भी आपके यहाँ शूट करेंगे डेफिनेटली, कि क्या रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट धनंजय कड़ंबे सर के साथ, जिन्होंने नवी मुंबई को 16 साल दिया है। लाइक उनके आने से पहले भी नवी मुंबई आधी बन चुकी थी इस हिसाब से, बट उनका एक्सपीरियंस आज हमारे लिए काफी मैटर किया है। तो आप लोगों ने समझा इस पूरे पॉडकास्ट में कि सिडको लॉटरी, लाइक मैं तो सीधे सीधे स्कैम कहूंगा, सिडको लॉटरी ने नवी मुंबई में जितने भी लॉटरी अलॉटमेंट किया हुआ है स्ट्रेट स्कैम है। 40-42 लाख रुपीस उल्वे में 1 BHK दे रहे हैं, तो फिर वही सेम रेट आपको नॉर्मल बिल्डर भी दे रहा है। तो फिर इसमें इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास या फिर लोअर क्लास, ये सब का कैलकुलेशन मुझे तो समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें आप बताइए। फिलहाल आज के लिए हम इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर।